और आज हम एंड टर्म 2019 का एग्ज़ाम क्विकली देखने वाले हैं। ठीक है, क्विकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा आज ही पेपर है, तो टाइम है थोड़ा, मगर तुम्हें इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस छोटे-छोटे हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहे हो तुम, एक-एक लाइन के क्वेश्चन है और तुमसे चीज़ें पूछी गई हैं डायरेक्ट, है ना? तो वो चीज़ें तुम्हें अभी सिखा दूँगा और जो न्यूमेरिकल है इस पेपर में वो भी देख लेंगे हम। दूसरा ये है, तो 5, 6, 7, 8, 9 के क्वेश्चंस हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 रह गए थे और ठीक है, हम चलते हैं। मगर उससे पहले 8 और 9 क्वेश्चन भी रह गया था हमारा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं 2018 के पेपर के, क्विकली करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे, फिफ्थ का पहला पार्ट देखते हैं। इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, मोबाइल इनिशिएटेड सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट और दूसरा पूछा है कि जीएसएम लेयर 3 में सब लेयर्स क्या-क्या हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि मोबाइल इनिशिएटेड कॉल एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर इन जीएसएम इन्वॉल्व ये सारे स्टेप्स। क्या हैं ये स्टेप्स? पहले मोबाइल स्टेशन एमएस ओरिजिनेटेड अ कॉल, एक मोबाइल स्टेशन कॉल ओरिजिनेट करता है। फिर बीएसएस यानी बेस सब सिस्टम स्टेशन असाइन ए टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यानी टीएमएसआई एंड ट्रैफिक चैनल टीसीएच। थर्ड पॉइंट है एमएस सेंड अ सीएम यानी कनेक्शन मैनेजमेंट सर्विस रिक्वेस्ट मैसेज। उसके बाद फोर्थ में एम एस सी दैट इज़ मोबाइल स्विचिंग सेंटर सेंड्स एन ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर चलता है। फिर ए यू सी ऑथेंटिकेशन सेंटर ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स भेजता है। फिर एम एस सी सेंड अ सी एम सर्विस एक्सेप्ट मैसेज। उसके बाद एम एस सेंड अ सी एम स्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मैसेज। तुम क्या कर सकते हो, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हो या ऐसे थ्योरेटिकल लिख सकते हो। उसके बाद एम एस सी सेंड्स अ पेजिंग मैसेज, एम एस सेंड्स इन स्टैब्लिशमेंट कन्फर्मेशन मैसेज। फिर जी एस एम लेयर 3 की बात करें, इसकी 3 सब कैटेगरी है। पहले रेडियो रिसोर्स आर सब लेयर, फिर आता है रेडियो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, मतलब ये चीज़ें जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और टाइम भी कम है। और मोबिलिटी मैनेजमेंट ठीक है, मोबिलिटी को मैनेज करने के लिए। और कॉल कंट्रोल, ये वेरी इंपॉर्टेंट सब लेयर है क्योंकि यहाँ पे सारे फंक्शनैलिटी कवर होते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट। तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे किस एंगल से बताओ कि ये 5 नंबर का लगता है तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे पास एक कैलकुलेटर भी नहीं होना, कैलकुलेटर होना चाहिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के लिए, और बाकी तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो क्वेश्चन में तुम्हें 2 चीज़ें दे रखी हैं, क्या? टोटल बैंडविड्थ और इंडिविजुअल। ठीक है, और तुम्हें पीएन पूछा है, स्यूडो नॉइज़। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने स्यूडो नॉइज़ के बारे में तुम्हें बता रखा है। अगर पेपर में स्यूडो नॉइज़ के बारे में एक नोट लिखने आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ये पर्टिकुलर लाइन याद कर लो कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम में मिनिमम नंबर ऑफ स्यूडो नॉइज़ जो होती है, बिट जो स्यूडो नॉइज़ बिट रिक्वायर्ड फॉर ईच फ्रीक्वेंसी गैप जो होती है वो डिटरमाइन होती है स्प्रेडिंग फैक्टर से। ठीक है, स्प्रेडिंग फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ इंडिविजुअल बैंडविड्थ टू टोटल चैनल बैंडविड्थ, यानी फॉर्मूला स्प्रेडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? टोटल चैनल बैंडविड्थ अपॉन इंडिविजुअल बैंडविड्थ। तो 600 में से 100 को डिवाइड करना है, मगर ये मेगा है तो 6 मेगा बचा, यानी 6 के बाद 3 जीरो। तो इसकी कोई यूनिट वगैरह नहीं होती, यहीं छोड़ देंगे। मगर पूछ रहे मिनिमम नंबर पूछ रहे हैं, है ना? क्वेश्चन में मिनिमम नंबर पूछा था, तो लॉग बेस 2 और यहाँ पे जितना भी स्प्रेडिंग फैक्टर आया तो आंसर आया 12.6 बिट अप्रॉक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ 13 पिन बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, है ना? 12.6 यानी इतना चाहिए, यानी 13 पूरी लेनी पड़ेगी। तो इतना रिक्वायर्ड है फॉर ईच फ्रीक्वेंसी गैप इन एफ एच एस एस सिस्टम। ये समझ में आया? सो सिक्स्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट हमसे मोबाइल आईपी के ऑपरेशन और इनकैप्सुलेशन मांगता है। तो पहली बात तो मोबाइल आईपी है क्या? ठीक है, अगर तुम्हें देखो क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे फ्रेम हो सकता है, मोबाइल आईपी के बारे में बताओ, तब भी यही कहानी लिखना। क्या है कहानी? कि मोबाइल आईपी एक प्रोटोकॉल है दैट इनेबल अ मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन या लैपटॉप को क्या करता है? इनेबल करता है टू मेंटेन एन आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस मेंटेन करने के लिए एंड कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस एज इट मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, जब वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है दूसरी डिवाइसेस से। कैसे? बाय मेंटेनिंग द आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। तो इसमें एक होता है होम एजेंट HA, फिर एक होता है फॉरेन एजेंट FA, फिर आता है टनलिंग। ठीक है, तो टनलिंग जो है एक प्रोसेस है। पहले होम एजेंट समझ लो कि डिवाइस रिसाइड ऑन होम, जो घर पे होता है जो डिवाइस, और नेटवर्क मतलब होम नेटवर्क पे जो डिवाइस होते हैं ना, घर के नेटवर्क पे, तो ये प्रॉक्सी के रूप में बिहेव करता है। फिर फॉरेन एजेंट की बात करें, डिवाइस रिसाइड ऑन विजिटिंग नेटवर्क, हेल्प्स कम्युनिकेशन। ठीक है, ये विजिटिंग नेटवर्क है, मतलब जिस नेटवर्क को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन में हेल्प करता है फॉरेन एजेंट। टनलिंग जो है एक बढ़िया सा प्रोसेस है, तुम गूगल सर्च कर लेना क्योंकि मैंने यहाँ बहुत छोटा लिख रखा है। ठीक है, अगर टाइम है तुम्हारे पास तो होम एजेंट इनकैप्सुलेट डेटा पैकेट। क्या करता है होम एजेंट? पहले डेटा पैकेट को इनकैप्सुलेट करता है और टनल क्रिएट करता है HA से FA में। ठीक है, होम एजेंट से फॉरेन एजेंट में। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है? यहाँ पे एक टर्म है इनकैप्सुलेट करता है। तो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हैं? HA रिसीव डेटा पैकेट, पहले इसको डेटा पैकेट मिलता है, फिर ये इनकैप्सुलेट करता है ओरिजिनल डेटा पैकेट इनटू न्यू आईपी हेडर। ठीक है, नया आईपी हेडर प्रोवाइड करता है उस डेटा पैकेट को। फिर HA सेंड करता है इनकैप्सुलेटेड डेटा पैकेट टू फॉरेन एजेंट, वो डेटा पैकेट सेंड करते हैं फॉरेन एजेंट को। फिर FA रिमूव आउटर आईपी हेडर जो कि एक्स्ट्रा ऐड हुआ था एंड फॉरवर्ड ओरिजिनल वाला मोबाइल डिवाइस को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो इस वे में मोबाइल आईपी इनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन। तो ये लाइन लिख लेना, ये सीमलेस कम्युनिकेशन इनेबल करता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जीपीआरएस के बारे में मोबिलिटी मैनेजमेंट पूछता है। तो जब भी कुछ भी पूछे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीपीआरएस की डेफिनेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है तुम्हें बताने के लिए कि जीपीआरएस जो होता है कि मोबाइल डेटा सर्विस है। एक क्या है, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, सर्विस है ना। तो मोबाइल डेटा की एक सर्विस है जो इनेबल करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट ओवर सेलुलर नेटवर्क। तो हमारा डेटा पैकेट ट्रांसमिट तो होगा मगर सेलुलर नेटवर्क के ऊपर होगा। तो यही हमारा जीपीआरएस है। अब क्वेश्चन में मोबिलिटी मैनेजमेंट पूछा है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मोबिलिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग और अपडेटिंग लोकेशन। ठीक है, मोबिलिटी मतलब होता है मूव कर पाना, मोबाइल यानी मूव कर पाना। तो मोबिलिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है मेंटेन करना और अपडेट करना लोकेशन को, क्योंकि जब भी हम मूव करेंगे हमारा मोबाइल डिवाइस हमारे साथ रहेगा, तो वो उसकी भी लोकेशन अपडेट होगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये काम मोबिलिटी मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि हम एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। तो मेन कंपोनेंट ऑफ मोबिलिटी मैनेजमेंट क्या है, मोबाइल स्टेशन एमएस, सर्विस सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड एसजीएसएन, गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड जीजीएसएन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ सकते हो तुम टाइम मिले तो, वरना बना के आइडिया लग जाएगा। तो अगर तुम एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हो ना, अगर कोई मोबाइल स्टेशन एक सेल से दूसरे सेल जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं SGSN अपडेट्स इट्स लोकेशन। अब समझ में आया कि SGSN कब अपनी लोकेशन अपडेट करेगा, जब एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है क्या, मोबाइल स्टेशन। और इसकी वजह से क्या होगा, दिस इन्फो इज पास टू GGSN, बस ये इन्फो पास हो जाती है GGSN को। सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 9 नंबर का सवाल है, एक पेज में आया है, इसका मतलब समझ ही गए होगे, मैंने बहुत शॉर्टकट लगाया है कि तुम कर पाओ, बस इतना आइडिया दे रहा हूँ। तो यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम UMTS एक थर्ड जनरेशन 3G सिस्टम है। इतनी ही लाइन तुम्हें बहुत कुछ बता देगी। दैट प्रोवाइड इन्हांस्ड सर्विसेज। ठीक है, तो इन्हांस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इसके दो क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है, नेटवर्क आर्किटेक्चर और इंटरफेस। तो मैंने इनके बारे में नहीं लिखा है, अगेन बता दूँ। यूज़र इक्विपमेंट बहुत बार पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क, ये तीन होते हैं इसमें। कोर नेटवर्क के अंदर MSC HLR और VLR होते हैं, इनके बारे में भी आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। ठीक है, वैसे बता भी रखा है जब हम PCS और GSM का आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे। तो इंटरफेस क्या है UMTS के, UU इंटरफेस, LU GN GB A और S। ठीक है, ये ध्यान रख लेना क्योंकि इनके बारे में लिखना है तुम्हें। शुरुआत की लाइन ऐसी होगी कि UU इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस बिटवीन UE एंड RAN। ठीक है, ऊपर देख लेना। और IU इंटरफेस LU इंटरफेस क्या है, इंटरफेस बिटवीन RAN एंड CN। फिर CN GPRS अगेन, फिर MSC एंड HLR, फिर VLR एंड HLR। ठीक है, ये है हमारा इंटरफेसेस और ये हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसको बना के देख लेना और गूगल सर्च करके पढ़ सकते हो तुम अगर पढ़ना है तो, वरना कीवर्ड से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या लिखना है। बस इतना ही चाहिए होता है, कीवर्ड देखने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है कि हमें WCDMA और CDMA IS-95 के बीच में डिफरेंस बताना है टेक्निकल पैरामीटर्स पे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मगर तुम्हें किस तरह से लिखना है वो आना चाहिए। तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ये टेबल बना के, अगर तुम टेबल बनाना चाहो तो तब भी ठीक है, और रिटर्न में लिखना चाहो तो बेटर है। ठीक है, टेबल एक्स्ट्रा बना देना। तो बैंडविड्थ देखो, WCDMA जो है वो 3G है और ये 2G है, तो सारी चीज़ें इसकी क्या होगी, एडवांस होगी है ना, तभी तो हमने इसको यूज़ करा, वरना IS-95 से काम चल जाता। तो बैंडविड्थ इसकी वाइड है, इसकी नैरो है, कैपेसिटी हाई है लो है, इसकी सारी अच्छाई अच्छाई चीज़ें हैं, इसकी सारी बुराई चीज़ें, तभी तो एडवांस हुआ। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी हाई है लो है, डेटा रेट हाई है लो है, इंटरफेरेंस रिजेक्शन गुड है पुअर है, सिक्योरिटी गुड है पुअर है, मल्टीमीडिया सपोर्ट येस है नो है, मोबाइल इंटरनेट येस है नो है। इनको याद कर लेना, इनमें से जो भी याद रहते हैं। फिर लास्ट लाइन लिख देना कि WCDMA ऑफर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर IS-95, क्योंकि इंप्रूवमेंट हो गई ना इतनी ज़्यादा इन इन ऑलमोस्ट एवरी टर्म्स, है ना, सारी टर्म्स में। या इन बैंडविड्थ कैपेसिटी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कॉमन डाल डाल के लास्ट तक लिख देना। देयरफॉर इट इज़ वेल सूटेड फॉर हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस एंड मल्टीमीडिया सर्विसेज। तो यही तो हमारा सेकंड पार्ट। सो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि ये चीज़ कवर कर दो यूनिट 4 की, तो देखो क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर कर ही तो रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड्स बता दो IEEE 802.11 के, और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड डिफाइंस स्पेसिफिकेशन फॉर डब्लू लेंस, है ना। तो इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि इट इंक्लूड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये रिक्वायरमेंट है इसकी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड और सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होती है तभी हमारा IEEE स्टैंडर्ड डिफाइन होगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ मैंने गलती कर दी थी, ABCD कर रहा था मैं। ठीक है, AB तो ठीक है, फिर GN आता है, फिर आता है ACAX, बाकी ये वाली चीज़ें पूरी सेम है। तो स्टैंडर्ड्स कितने हो गए, 6 स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, और हर स्टैंडर्ड एक नई चीज़ को डिफाइन करता है, मॉडिफाइड चीज़ को डिफाइन करता है। तो IEEE 802.11a ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 GHz की, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखना। और डेटा रेट्स क्या है इसके 54 Mbps। अब ए तो ये करता है, बी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई मगर डेटा रेट्स हाई हो गए, है ना, दोनों ही कम हो गए, सॉरी। तो 2.4 GHz और 11 Mbps।
फिर ए बी के बाद जी आता है। जी क्या करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, इसको वापस लाता है 54 एमबीपीएस में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी कम है मगर डेटा रेट ज़्यादा है। फिर 802.11 एन जो है ये इंप्रूवमेंट ले आता है, मतलब अलग ही बहुत बड़ी लेवल की इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि 600 एमबीपीएस की स्पीड आना शुरू हो जाती है। फिर ए सी वाला क्या है, और हायर रेट्स, यानी 802.11 एन ऑफर करता है 1 जीबीपीएस की स्पीड, ठीक है। एट द एंड हमारा जो छठा है स्टैंडर्ड ए एक्स है, ये एफिशिएंसी इंप्रूव होकर 10 जीबीपीएस तक स्पीड देता है डेटा रेट की। तो यही है, इसके बारे में अच्छे से डिफाइन करके लिख दो और आई ट्रिपल ई 802.11 आ सकता है, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे बोलता है कि WPAN के बारे में एक्सप्लेन करना है, स्टैंडर्ड और एप्लीकेशन बतानी है। तो हम एक एक चीज़ को शॉर्ट में ले लेते हैं, ठीक है। WPAN मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो क्या कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, जो इतनी पास होते हैं कि 10 मीटर दूरी पे है, ठीक है। तुम्हें फील आ रहा होगा ब्लूटूथ वाला, जब फाइल शेयर करते हैं कि ब्लूटूथ ही तो है, देखो कैसे। तो हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं डिवाइसेस जो कि बहुत पास में है, क्लोज में है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड इज़ ब्लूटूथ। कॉमन स्टैंडर्ड होता है ब्लूटूथ, तुम्हें फाइल शेयर करनी है ब्लूटूथ ऑन कर दो, ठीक है। तो लो पावर होती है, लो कॉस्ट होती है, और स्टैंडर्ड ये लो पावर और लो कॉस्ट स्टैंडर्ड है ब्लूटूथ, जो कि ऑपरेट होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, अब एप्लीकेशन तो तुम दुनिया भर की यूज़ करते हो, तुम जो ईयरफोन लगा के सुन रहे हो वो भी तो क्या है, वायरलेस हेडसेट और मोबाइल फ़ोन है। जो कीबोर्ड होता है आजकल वायरलेस आ रहे हैं, माउस वायरलेस आ रहे हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस, गेम कंट्रोलर, म्यूज़िक प्लेयर, वरना पहले गेम कंट्रोलर में तार डाल के खेलते थे, अब तो अपना अलग से चलता है ना, जॉकी कनेक्टेड ही नहीं होती। म्यूज़िक प्लेयर, प्रिंटिंग स्कैनर, सिक्योरिटी सिस्टम, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो पेपर में हमारे मज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो मज़े कैसे आएंगे, ये चीज़ देख लो, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इरिडियम और ग्लोबल स्टार पे। तो इरिडियम एंड ग्लोबल स्टार आर टू एग्जांपल ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, ठीक है। लियो को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एक वीडियो में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च्ड इन 1990s। अब बोथ एम टू प्रोवाइड ग्लोबल वाइज एंड डेटा सर्विसेज, पूरी दुनिया में ये अपनी डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते थे, है ना। मगर ये डिफर करते हैं इनके फोकस पे, कवरेज एरिया पे, डेटा स्पीड पे और कॉस्ट पे, ये डिफरेंस है इनका, ठीक है। अब कैसा डिफरेंस है प्रॉपरली समझते हैं। तो इरिडियम जो था पहला लियो था, लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट था सिस्टम टू ऑफर ग्लोबल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। तो इरिडियम ने पहली बार अपना पहल करी थी कि हम ग्लोबली वॉइस और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से इसको किसी कमर्शियल सर्विस एक्वायर कर लिया था 2001 में। तो इरिडियम सैटेलाइट ऑफर हाई स्पीड डेटा सर्विस, ठीक है, ध्यान देना, हाई स्पीड डेटा सर्विस एंड हैव लार्ज कवरेज एरिया, मगर एक्सपेंसिव है ग्लोबल स्टार से, यही दिक्कत है इसकी, ठीक है। ग्लोबल स्टार की बात करें तो फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट सैटेलाइट बेस्ड वॉइस एंड डेटा सर्विस। इसका काम ही फोकस करना था कि इतना एक्सपेंसिव ना रहे, लो कॉस्ट हो, क्योंकि लो कॉस्ट होगी तो जनता आएगी यहाँ पे, है ना। तो ग्लोबल स्टार पोजीशन क्लोजर टू अर्थ, तो इन्होंने क्या करा, धरती के पास कर दिया, ठीक है। वो लो अर्थ ऑर्बिट पे ही है मगर थोड़ा क्लोज है, एंड रिड्यूसेस लेटेंसी, तो जिसकी वजह से टाइम ट्रैवल जो होगा हमारे सिग्नल्स का वो कम हो जाएगा, तो लेटेंसी डिले कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉइस की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया। हावेर है स्मॉलर कवरेज, मगर धरती के ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से कवरेज स्मॉल हो गई, एंड लोअर डेटा स्पीड देन इरिडियम। तो यही था हमारा डिफरेंस और कंपैरिजन इन दोनों में। 2018 का आखिरी क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट, एक तरह से कंपैरिजन करना है हिडन नोड और एक्सपोज नोड में, किसकी, मैनेट में। मैनेट मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स, ठीक है। नेट मतलब नेटवर्क्स, ए मतलब एडहॉक। तो ये होते क्या हैं, वायरलेस नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मोबाइल नोड्स, ऐसे नेटवर्क जो उसमें मोबाइल नोड्स होते हैं दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विदाउट नीड ऑफ अ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसी को हम बोलते हैं मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स। अब इसमें हिडन नोड सिनेरी होता है, एक्सपोज नोड सिनेरी होते हैं, दोनों ही बुरी चीज़ें। कैसे बुरी चीज़ें, कि अगर दो नोड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बीच में तीसरा वाला अड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी ट्रांसमिशन और सिग्नल ब्लॉक हो गई है। तो यही है हमारा हिडन नोड, हमारी दो नोड आपस में बात करना चाह रही हैं मगर बीच में एक तीसरी नोड हिडन है ना। एक्सपोज नोड सिनेरियो, इसमें क्या होता है कि एक्सपोज देन द नोड हियर ट्रांसमिशन फ्रॉम टू अदर नोड्स, मतलब तुम्हारी नोड जो है एक्सपोज हो रखी है, तो तुम साइड साइड की दो नोड्स की ट्रांसमिशन को एक्सपोज तुम हेयर कर पाओगे, है ना, मगर कम्युनिकेट किसी से नहीं कर पाओगे। तो यही हमारा एक्सपोज का सिनेरियो। अब देखो, बोथ हिडन एंड एक्सपोज नोड प्रॉब्लम लीड्स टू कोलिजन, डिक्रीज इन नेटवर्क एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। मान लो ये 2 नंबर का भी सवाल आता है, ये 3 नंबर का सवाल आता है, तब भी इतना ही लिखना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बड़ा नंबर का सवाल है तो कोलिजन, डिक्रीज इन एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का, हिडन और एक्सपोज नोड सिनेरियो का, कि यूज़ ऑफ कैरियर सेंसिंग, रिक्वेस्ट टू सेंड या क्लियर टू सेंड, RTS, CTS प्रोटोकॉल और TDMA स्कीम्स, ये सारी चीज़ें कि टाइम स्लॉट्स हों, हमारा ऐसा कोलिजन वगैरह ना हो।
ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेशन समझ लेना कि मोबाइल नोड्स कम्युनिकेट कर रही हैं विदाउट नीड ऑफ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा ये 2018 पेपर क्लियर होता है, 2019 पे फटाफट से आते हैं। सो बिना किसी डिले के फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी 25 नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से लिखना पेपर में आंसर। जैसे मैंने इसमें 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 5 ही पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिटेशन क्या है कन्वेंशनल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम की। अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए किस तरह से आंसर फ्रेम कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल मोबाइल की बात हो रही है तो लिमिटेड कैपेसिटी, पुअर कवरेज, हाई कॉस्ट, पुअर बैटरी लाइफ, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आर्किटेक्चर, बस। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पूछ रहे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी डब्लू लेंस की, है ना। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट होना चाहिए। दैट इज़ क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये गेटवे प्रोवाइड करता है बिटवीन वायरलेस एंड वायर्ड नेटवर्क्स। ठीक है, ऐसे करके बना के बढ़िया से लिख देना आंसर। फिर आते हैं वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि हर डिवाइस को ज़रूरत होती है डब्लू लैन से कनेक्ट होने के लिए। फिर आता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए कि जैसे राउटर, स्विचेस वगैरह वगैरह, है ना, कि ऑपरेशन सपोर्ट कर सकें। फिर आता है वायरलेस सिग्नल होने चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होने चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना रहे। फिर आता है सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, ये वो, है ना, समझ में आ गया, एसेस कंट्रोल। ठीक है, भले ही मैंने छोटे छोटे आंसर लिखे हैं मगर तुम समझ रहे होगे 5 नंबर में कैसे एक्सटेंड करा जा सकता है इनको। ठीक है। तो पूछ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज़, क्यों, क्या है कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ रिफर करता है एबिलिटी टू यूज़ सेम फ्रीक्वेंसी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फॉर मल्टीपल कम्युनिकेशन। ठीक है, मल्टीपल कम्युनिकेशन करने के लिए लिंक्स इन डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कि अलग अलग जोग्राफिक लोकेशन चेंज हो सकती है। पॉसिबल बिकॉज नो इंटरफेरेंस। ठीक है, पॉसिबल तभी होता है क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये अलाउ करता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल स्पेक्ट्रम। अब तुम्हारी एक ही फ्रीक्वेंसी बार बार यूज़ हो रही है तो इफेक्टिवली तो यूज़ कर रहे हैं हम, जो स्पेक्ट्रम हमें गिवन है, तो जिससे इंप्रूव करता है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। ओवरऑल स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रीयूज़ हो रही है। ये था हमारा फर्स्ट का सी पार्ट। ध्यान रखना 5 नंबर के हिसाब से लिखना। फिर आता है हमारा डी पार्ट, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि एच एल आर और वी एल आर के बारे में एक क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बता भी दूंगा। तो वही है ये क्वेश्चन। वैसे तुम्हें जीएसएम और पीसीएस में आर्किटेक्चर में तो इनके बारे में लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ से भी याद कर लो या वहाँ से याद कर लो। तो एच एल आर यानी होम लोकेशन रजिस्टर और वी एल आर यानी विजिटर लोकेशन रजिस्टर। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं अंतर क्या है। तो एच एल आर क्या है, डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच सब्सक्राइबर। तो एक डेटाबेस है जिसमें सारे जिन लोगों के पास सिम कार्ड है ना तुम्हारा, जैसे वोडाफोन का, तो एच एल आर पे सेव होगा उनका क्या क्या, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन, सर्विस प्रोफाइल। ठीक है, कि उनका अभी उन्होंने कितने का रिचार्ज करवा रखा है, क्या क्या है ना। और वी एल आर यानी विजिटर लोकेशन रजिस्टर। इसमें क्या है कि अगर तुम टेम्परली जैसे तुम गांव घूमने चले गए, है ना, तो वो जोग्राफिक लोकेशन चेंज हो गई ना तुम्हारी, तो बोलते हैं रोमिंग लग रही है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो दिस इन्फॉर्मेशन यूज टू करेक्ट लोकेशन। तो वी एल आर क्या करता है, करेक्ट करता है लोकेशन को और प्रोवाइड करता है सब्सक्राइबर को अप्रोप्रिएट सर्विसेज। तुम्हारे ज़्यादा पैसे कटवाएगा, ये सारी चीज़ें होता है वी एल आर की वजह से, है ना, क्योंकि तुम अब दूर दूर का वो कर रहे हो। सीमलेस रोमिंग और प्रॉपर राउटिंग करने के लिए, सीमलेस रोमिंग और प्रॉपर राउटिंग करने के लिए दोनों का यूज़ होता है इन शॉर्ट। ठीक है, फर्स्ट का ई पार्ट देख लो कि जियो स्टेशन अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो जियो स्टेशन अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं जिनके बारे में मैंने एम ई ओ एल ई ओ जी ए ओ के वीडियो में बताया भी था, ये नॉट प्रीफर्ड। ठीक है, इनका यूज़ क्यों नहीं होता जी एस एम के बदले। जी एस एम के ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो इससे अच्छा जियो स्टेशन का यूज़ कर लो। तो पहली दिक्कत है लेटेंसी यानी डिले। तो जियो लोकेट होता है बहुत दूर अर्थ से, है ना, मैंने बताया सबसे दूर जो होते हैं वो जी ए होते हैं, ये ऑर्बिट ही सबसे दूर है। तो यहाँ पे सैटेलाइट भी दूर होंगे, जिसकी वजह से क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, कवरेज कम देगा स्मॉलर जोग्राफिक एरिया में, जिससे कि नेटवर्क रिड्यूस हो जाएगा और लिमिटेड रोमिंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें, हाँ। कॉस्ट भी क्या होगी, जियो की मोर एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा कहाँ पे है, बहुत दूर है। और लॉन्च और मेंटेनेंस, इन सब के खर्चे में ही हमारी जियो की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी जीएसएम के मुकाबले। तो ऑल इन ऑल जीएसएम इज़ अ गुड वे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो कि पीसीएस आर्किटेक्चर है, मैं 4-5 बार बता चुका हूँ। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, ये बी पार्ट है। मुझे किसी एंगल से ये 6 नंबर का नहीं समझ में आ रहा है किस वजह से है। ठीक है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डेटा रेट अपन बैंडविड्थ, दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं, बस कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। तो मुझे लगता है कुछ कहानी वानी लिखनी पड़ेगी, तब जाके ऐसे नंबर मिलेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट आता है, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के बीच में एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखनी है। ठीक है, तो 4 तरह की डाइवर्सिटी होती है, स्पेस डाइवर्सिटी, टाइम डाइवर्सिटी, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी और कोड डाइवर्सिटी। स्पेस की एडवांटेज क्या है कि मिनिमाइज इंपैक्ट ऑफ मल्टीपाथ फीडिंग। ठीक है, मल्टीपाथ फीडिंग का इम्पैक्ट अगर कम करना है तो ये एडवांटेज ही है। इंक्रीज ओवरऑल सिस्टम कैपेसिटी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सिग्नल। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एडिशनल हार्डवेयर चाहिए होते हैं, इंक्रीज इक्विपमेंट साइज और मोर पावर कंज्यूम होती है। टाइम डाइवर्सिटी की बात करें तो रोबस्ट है, शॉर्ट टर्म फीडिंग के अगेंस्ट, ईजी टू इम्प्लीमेंट, नो एडिशनल हार्डवेयर। ठीक है, मगर लिमिटेड परफॉर्मेंस रहती है, लेटेंसी बढ़ी रहती है, ओवरहेड ज़्यादा होता है। तो ये है हमारी टाइम डाइवर्सिटी की डिसएडवांटेज। बात करें फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी की, एडवांटेज है कि रोबस्ट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फीडिंग,
ईजी टू इम्प्लीमेंट, इंक्रीज सिस्टम कैपेसिटी ओवरऑल, मानते हैं, मगर लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेड परफॉर्मेंस रहती है स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट में, ओवरहेड ज़्यादा है, लेटेंसी ज़्यादा है। सेम गोज टू कोड डाइवर्सिटी, है ना। कोड डाइवर्सिटी में भी यही है, रोबस्टनेस अगेंस्ट फेडिंग, और सेम एज फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, यानी ईजी टू इम्प्लीमेंट, इंक्रीज सिस्टम कैपेसिटी ओवरऑल, मगर डिसएडवांटेज क्या है, सेम चीज़ है कि लिमिटेड परफॉर्मेंस रहती है स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट में, लेटेंसी और ओवरहेड ज़्यादा होता है। तो ये थे हमारे डाइवर्सिटी, वेरियस डाइवर्सिटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें ऐसे करके मत लिखना, प्रॉपरली लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये 2-3 पेज में तो जाएगा ही। सेम गोज टू थर्ड का बी पार्ट, यानी 3G और 4G के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने एक साथ डिस्कस कर दिए हैं चारों को। तुम्हें किस तरह से इसको बढ़िया से आंसर फ्रेम करना है वो तुम देख लेना, ठीक है। तो देखो 3G यानी थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर देखो ये क्वेश्चन सिर्फ 3G के बारे में आते तब भी तुम लिख पाओगे, 4G के बारे में आते तब भी तुम लिख पाओगे, दोनों के बारे में आते हैं तब भी तुम लिख पाओगे। एडवांटेज है कि प्रोवाइड वॉइस एंड डेटा सर्विसेज, है ना, ये प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ठीक है। ऑफर हाई स्पीड डेटा रेट ऑफ 2 Mbps, इतना समझ में आता है। डिसएडवांटेज क्या है, बैंडविड्थ कैपेसिटी कम है, लिमिटेड है। पुअर सपोर्ट फॉर हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए पुअर सपोर्ट रहता है, और हाई लेटेंसी यानी डिले ज़्यादा है। रही बात हमारी 4G की, तो एडवांटेज अच्छे खासे हैं 3G से, कि प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा सर्विसेज, ऑफर हाई स्पीड डेटा रेट, 100 Mbps की डेटा रेट देता है, ठीक है। यहाँ पे 2 Mbps जा रहा था। ऑफर लो लेटेंसी यानी कम डिले होता है, यानी बढ़िया चीज़ें फास्ट काम करता है, और हाई बैंडविड्थ कैपेसिटी। सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट, ठीक है, पैसा ज़्यादा लेता है डिप्लॉय करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। लिमिटेड कवरेज रहती है, ठीक है, प्रॉपर चीज़ चाहिए तो लिमिटेड कवरेज सर्टेन एरियाज़ में। और सम डिवाइस मे नॉट बी कंपैटिबल विद 4G टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो ये था हमारा ऑल एंड ऑल 3G और 4G के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो बस अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम बोलोगे कि एक साथ इतनी बड़ी वीडियो दे दी। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 बनाऊंगा, या तुम्हें क्वेश्चन क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे तुम खुद भी पढ़ सकते हो। Okay.